गुड इवनिंग। आप लोगों के एपीओ एग्जाम के लिए जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि जो लीडिंग केसेस हैं वो 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, और ये अगर आपको आ रहे हैं तो एड ऑन हो जाएगा, ये नंबर आपके लिए बेनिफिशियल हो जाते हैं। तो सिंपल सी चीजें हैं। जनरल स्टडी से रिलेटेड भी चीज अगर हो गई तो अगर जनरल स्टडी से भी रिलेट हो जाता है, और जनरल स्टडी में भी उसको थोड़ा से कॉम्प्लिकेशन के लिए, चूंकि एपीओ की आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एपीओ के एग्जाम का जो पैटर्न है उसके हिसाब से, या पीसीएसजे के एग्जाम का जो पैटर्न है उसके हिसाब से, ये जो पिछले एग्जाम्स में जो सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं उनको याद करना भी बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग इस पे स्टडी कर लेते हैं, ठीक है? चलिए, तो हम लोगों ने लास्ट सेशन में जो पढ़ा था उसके बारे में एक बार हल्का सा रिव्यू कर ले। लास्ट सेशन में हम लोगों ने प्रियम्बिल के बारे में पढ़ा था, ठीक है? तो प्रियम्बिल पे एक बेसिक क्वेश्चन जो बनता है ये है कि वेदर प्रियम्बिल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, कि प्रियम्बिल संविधान का एक भाग है अथवा नहीं है। ये सवाल बहुत सारे एग्जाम्स में यूपी एपीओ से लेके एचजीएस के एग्जाम तक आ चुका है। पीसीएसजे में भी आया, ऑल इंडिया बार काउंसिल के एग्जाम में भी आया है ना, जनरल कंपटीशन के एग्जाम में भी आ चुका है, एसएससी वगैरह के जो एग्जाम होते हैं वहां तक ये सवाल आ चुका है। तो सवाल बिल्कुल सिंपल सा है, और इसको याद करने का तरीका लास्ट सेशन में हमने बताया था, हम इसको फिर रिपीट कर देते हैं कि सवाल ये था कि वेदर प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग व्यूज रहे हैं, तो आपको कालानुक्रम के हिसाब से, ईयर वाइज के हिसाब से उनके याद रखना है कि किस किस ईयर में ये कहा गया कि प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और किस केस लॉ में ये कहा गया कि नहीं, प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये भी कहा गया, ये भी ध्यान रखना है आपको, कि प्रियम्बल इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, ये कंफ्यूजन वाली चीज है, ये आगे हम लोग अभी इस पे डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हम लोगों को ये देखना है कि प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किस केस में ये। तो उसको याद करने का हमने तरीका बताया था, संकरी, सज्जन, री, गोलक के साथ। ठीक, तो संकरी से क्या हो गया? संकरी से हो गया शंकर प्रसाद, फिर उसके बाद आता है सज्जन सिंह, और अगला आता है री बेरुवारी, और फिर आता है गोलकनाथ। तो इन चारों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा कि प्रियम्बल जो है, री बेरुवारी के केस में ये कहा था, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमने आपको पहले भी बता चुके हैं। री बारू के केस में कहा था कि प्रियम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को खोलने की कुंजी है। सिंपल सी इतनी बात कही कि उन्होंने कहा कि आपको केवल जो अगर डायरेक्टिव्स लेने हैं, कहीं पर कोई इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट के को कॉन्स्टिट्यूशन के किसी इंटरप्रिटेशन में कहीं कोई दिक्कत अगर आ रही है तो प्रियम्बल की हेल्प ले सकते हैं। ठीक, अच्छा, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक सवाल और जनरेट होता है कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द प्रियम्बल, कि प्रियम्बल का स्टेटस क्या है, उसका लीगल स्टेटस क्या है। लीगल स्टेटस का मतलब ये हुआ कि प्रियम्बल इज नॉट इन्फोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। प्रियम्बल को किसी न्यायालय में इन्फोर्सेबल नहीं कराया जा सकता। ठीक, तो प्रियम्बल जो है एक तरीके का उद्देश्य है ना, ये हम लोगों ने लास्ट सेशन में पढ़ चुके थे। ऑब्जेक्ट है कि हमारे वो एक प्रीव्यू है इस चीज का कि व्हाट एवर हैज बीन इंस्क्राइब्ड इन ए कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्क्राइब्ड क्या है, एंड व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का मूल ढांचा या मूल आधार जो है वो क्या है, और हम लोगों का जो ऑब्जेक्टिव है, यानी कि जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रियम्बल में दिया हुआ है। तो अब प्रश्न यहां पर यह उठा कि किस मामले में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। ठीक, तो ये कहा गया केशवानंद भारती के मामले में।
उसको कहा, केशवानंद भारती के मामले में ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आता है कि संप्रभुता संविधान में निवास करती है, ना कि भारत के लोगों में। इस तरीके के क्वेश्चन भी आ रहे हैं एग्जाम में। सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये इसका अंग है, प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, संविधान का भाग नहीं है, सिंपल सी चीज हो गई। लेकिन अब किस केस में जजमेंट में ये चीज साइड की गई, इस चीज का उदाहरण दिया गया। उदाहरण क्या दिया गया कि संप्रभुता संविधान में निवास करती, ना कि भारत के लोगों में। कंफ्यूजन यहाँ पर ये है कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में पढ़ा था व्हाट इज द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। तो सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हम भारत के लोग, ये हम लोगों ने पढ़ा। अब सवाल यहां पर ये उठ रहा है कि संप्रभुता क्या है? तो सोवरेनिटी वो है जो कि बाह्य नियंत्रण से मुक्त हो। सोवरेनिटी का, संप्रभुता का तात्पर्य यह है कि हम लोग एक्सेस कंट्रोल से नहीं है, हम लोग इटसेल्फ काम करते हैं, बाह्य नियंत्रण से मुक्त है, और अपनी नीतियां, अपनी नीति, अपने ग्रह की नीति, विदेश नीति, इस पे हम निर्णय लेने में सक्षम है। हमें किसी के बाहर के इंटरप्रिटेशन की, बाहर की किसी बाह्य व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने किस केसला में ये कहा गया कि संप्रभुता संविधान में निवास करती है। तो ये वही पुराना केस है जिसमें ये कहा गया कि, इसको याद करने का तरीका कि ये जिसमें ये कहा गया कि प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसे इस केस में ये कहा गया केशवानंद भारती के मामले में, इसमें यह कहा गया कि संप्रभुता संविधान में निवास करती है, ना कि भारत के लोगों में। ठीक, अच्छा। दूसरा सवाल ये बनता है कि संविधान का आधारभूत ढांचा उद्देशिका में निहित है। ये किस केस में कहा गया? ये भी वही केस है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक, कि बेसिक स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, अभी केशवानंद भारती के केस में उन्होंने ये कहा था कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब दूसरा सवाल यहां पर ये उठा कि क्या प्रीएम्बल में अमेंडमेंट किया जा सकता है, क्या फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट किया जा सकता है ना? क्यों? क्योंकि समस्या यहां पर ये क्रिएट होती है कि आर्टिकल 13 में ये प्रोवाइड किया हुआ है कि इफ एनी लॉ विच इज कंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट विच हैज बीन प्रोवाइडेड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो वॉइड हो जाएगा। कोई भी लॉ हो, कोई भी रूल हो, कोई नियम, उपनियम, परनियम जो भी है, या विधि है या उपविधि है, जो भी संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों का अतिक्रमण करती है, तो वो शून्य है। तो अब प्रश्न यहां पर ये उठा, गोलकनाथ के केस में क्या हुआ था कि गोलकनाथ के पास 500 एकड़ जमीन थी, वो गवर्नमेंट ने उसको अपने कब्जे में लिया। तो राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था। तो प्रश्न यहां पर ये उठा कि क्या प्रीएम्बल में वो फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट किया जा सकता है कि राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के हम उसी को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना सकते हैं? प्रश्न यहां पर ये उठा। तो केशवानंद भारती के केस में कहा गया कि नहीं, अंडर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड एंड प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड। प्रीएम्बल क्यों अमेंडेड कर सकते हैं? प्रीएम्बल इसलिए अमेंडेड कर सकते हैं कि बिकॉज प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल संविधान का एक भाग है, तो अगर संविधान में संशोधन कर सकते हैं तो हम प्रीएम्बल में भी संशोधन कर सकते हैं। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि 42nd अमेंडमेंट में प्रीएम्बल में अमेंडमेंट हुआ, और अमेंडमेंट 3 चीजों का हुआ, समाजवाद का हुआ, और समाजवाद शब्द जोड़ा गया, सेकुलर शब्द जोड़ा गया, और अखंडता जोड़ा गया। ये ध्यान रखना है, ये सवाल भी बहुत एग्जाम में आता है कि 42nd अमेंडमेंट में प्रीएम्बल में कितने शब्द जोड़े गए, पहली बात। दूसरा ये आ जाता है कि प्रीएम्बल में कितने बार संशोधन हुआ, तो प्रीएम्बल में केवल एक बार संशोधन हुआ 42nd अमेंडमेंट का, राइट। अच्छा, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट में राइट टू प्रॉपर्टी को हटा करके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया गया। ये हुआ केशवानंद भारती के केस के डिसाइड होने के बाद। ठीक, अब अगला सवाल है कि संविधान की उद्देश्य उसकी आधारभूत संरचना का एक भाग है।
तो ये कहा गया एसआर मुंबई बना भारत संघ के बाद। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। यहाँ पे कहता है कि आधारभूत संरचना का एक भाग है, और यहाँ पर ये कहता है कि आधारभूत ढांचा उद्देश्य का में निहित है। ये दोनों कंफ्यूजिंग चीजें हैं, और इन्हें आपने याद करना है, क्योंकि आप सवाल ये आया कि संविधान के उद्देश्य का उसकी आधारभूत संरचना का एक भाग है। ये सवाल आया कि किस केस में डिसाइड किया गया। अब आपको पता है कि संविधान का आधारभूत ढांचा उद्देश्य का में निहित है। संविधान प्रियम्बल जो है इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उद्देश्य से रिलेट दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य होगा। नहीं, ये आप गलत करके आएंगे। सवाल का आंसर सही क्या है? संविधान की उद्देश्य का उसकी आधारभूत संरचना का एक भाग है। प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसे आपको याद रखना है कि अगर उन्होंने बाइफरकेट किया उसको, तो वो किससे रिलेट कर गया? एसआर मुंबई से रिलेट कर गया। एसआर मुंबई के बारे में एक बात और है कि उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर को भी डिफाइन किया है। केशवानंद भारती के केस में बेसिक स्ट्रक्चर वर्ड नहीं डिफाइन किया गया। केशवानंद भारती के केस में केवल सिंपल सी बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात ये कही गई कि संविधान का आधारभूत ढांचा उद्देश्य का में निहित है। उन्होंने कहा कि संविधान के हिसाब से आप ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, वो ऑब्जेक्टिव अगर फुलफिल हो रहे हैं तो वो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। सिंपल सी चीज है। लेकिन एसआर मुंबई के केस में उन्होंने डिफाइन किया कि ये जो पॉइंट हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर है, और उसमें उन्होंने एक पार्ट ये भी कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट प्रीएम्बल भी है। ठीक, ऐसे करके याद करोगे आप, ऐसे करके दिमाग में रखोगे तो आप गलत नहीं करके आएंगे। एसआर मुंबई बनाम भारत संघ के मामले में ये डिसाइड किया गया कि संविधान के उद्देश्य का उसकी आधारभूत संरचना का एक भाग है। चलिए आगे चलते हैं। अभी एक सवाल और आता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने भारत की संविधान की उद्देशिका में सेकुलरिज्म का वर्ड ऐड किया गया, और सेकुलरिज्म के साथ साथ फ्रीडम ऑफ रिलीजन की भी बात करी गई। ठीक, तो सेकुलरिज्म का जो तात्पर्य है, सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है कि इक्वल टू ऑल, जितने भी धर्म हैं, भारत में कई धर्मों का प्रचार प्रसार है, कई विभिन्न धर्मों के लोग रह रहे हैं, विभिन्न मतों के लोग रह रहे हैं, विभिन्न समुदायों के लोग रह रहे हैं, उनके अपने अलग अलग तरीके हैं, तो वो उसमें कोई इंटरफियर नहीं करते। आप भारत का संविधान किसी विशेष धर्म की बढ़ावा नहीं करता, किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेता, इसको सेकुलरिज्म बोलते हैं। तो सवाल यहाँ पर ये क्रिएट हुआ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कई सवाल क्वेश्चन एग्जाम्स में भी आ चुका है कि प्रियम्बल में जो सेकुलरिज्म वर्ड दिया हुआ है वो कहां कहां पर उसके बारे में चर्चा की गई है, कहां कहां पे हमने इसके बारे में बात करी। अगर हम फंडामेंटल राइट के बारे में बात करें तो फंडामेंटल राइट कहाँ है? फंडामेंटल राइट है हमारे 25 और 30 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन। 25 और 30 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया हुआ है ना। और 51 ए में भी इस चीज के बारे में बात करी गई है कि सेकुलरिज्म की वर्ड की बात करी गई। उन्होंने ये कहा कि पंथ निरपेक्षता के बारे में अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल 25, 30 और 51 में है। ये किस केस में डिसाइड किया गया? ये किया गया अरुणा राय बनाम भारत संघ, AIR 2002 के मामले में ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया। अच्छा, एक सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उद्देशिका में वितरण की धारणा निहित है, तो ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद कर लीजिए आप लोग। सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बनाम ब्रिजोनाथ गांगुली। ठीक, समाजवाद से रिलेटेड जो बात आती है, समाजवाद का तात्पर्य यह होता है कि निचले तबके के व्यक्ति को भी न्याय मिलना, जो लोएस्ट ग्रेड का व्यक्ति है उसे भी न्याय मिलना। ठीक, सामाजिक न्याय व्यवस्था। तो हमारे प्रियम्बल में उन्होंने कहा जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो समाजवाद जो है सामाजिक न्याय की बात करता है। तो ये समाजवाद टर्म को डिफाइन किया एक्सेल वियर बनाम भारत संघ।
अच्छा, अब हम लोगों ने वही चर्चा करी थी कि संविधान के मूलभूत ढांचे के तत्व में क्या समाहित है। तो संविधान का जो मूलभूत ढांचा है वो है, किसमें बोला था, एसआर मुंबई। एसआर मुंबई के केस में ये कहा गया था कि संविधान का मूलभूत ढांचा में क्या क्या चीजें आ रही। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक, क्योंकि हम लोगों ने, अगर हम लोग समाज प्रियम्बल को लेके बात करें तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, 5 विशेषताएं प्रियम्बल में शुरुआत में ही लिखी हुई। तो सबसे पहले उन्होंने संप्रभुता की बात करी, फिर समाजवाद की बात करी, फिर धर्मनिरपेक्षता की बात करी, फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात करी। तो हमारा जो संविधान का मूलभूत ढांचा क्या है, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, यानी डेमोक्रेसी इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर। इस पे भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और जुडिशियल रिव्यू के ऊपर भी हम लोग आगे चल के बात करेंगे, व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल रिव्यू पे सवाल कैसे बनते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि न्यायिक पुनर्विलोकन जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट है संघात्मक ढांचा, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना, संघात्मक ढांचा, ये भी संविधान का मूलभूत ढांचा है। एकता एंड अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। पहले वर्ड जो था यूनिटी था, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये जो वर्ड है इंटीग्रिटी वर्ड जो है 42nd अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया। पर्टिकुलरली सवाल इस पे भी आ जाता है। और अखंडता जो है वो क्या है, संविधान का मूलभूत ढांचा है। पंथ निरपेक्षता हम लोग बात कर चुके हैं, पंथ निरपेक्षता भी संविधान का मूलभूत ढांचा है। समाजवाद तथा सामाजिक न्याय, ये भी संविधान का मूलभूत ढांचा है। ठीक, अगला पार्ट हम लोग चलते हैं, पार्ट थर्ड। अब हम लोग फंडामेंटल राइट पे आ रहे हैं। ठीक, तो देखो सिंपल सी चीज क्या है, आपको याद करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हमारे ऑब्जेक्टिव्स दिए, ऑब्जेक्टिव हैज बीन डिफाइंड इन प्रीएम्बल। ठीक, अच्छा, उसके बाद इंडिया डिफाइन करी, इंडिया एंड इट्स स्टेट्स, इंडिया एंड स्टेट्स के बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी आर्टिकल 1 to 4 में। अच्छा, जब इंडिया एंड स्टेट के बारे में बात करी तो उसमें रहने वाले लोग क्या हैं, भारत के नागरिक हैं। तो भारत के नागरिक हैं या भारत से बाहर के आए हुए नागरिक हैं, या कुछ लोग भारत में कुछ दिन रहते हैं, या भारत में रहने वाले पाकिस्तान चले गए, या भारत में रहने वाले भारत को छोड़ के बाहर चले गए, कुछ लोगों ने विदेशी नागरिकता ले ली, है ना। उसके बारे में जो चर्चा हुई वो हुई 5 से 11 के बीच में, आर्टिकल 5 to 11 सिटीजनशिप के बारे में बात हुई। ठीक, यहाँ पर अब ये सवाल बनता है कि मूल अधिकार है क्या, है ना। पार्ट थर्ड में मूल अधिकारों को डिफाइन किया गया। तो अब यहाँ पर सवाल ये बनता कि व्हाट इज फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट आर द राइट्स व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द पीपल हु आर लिविंग इन इंडिया। दो पार्ट में है, पीपल हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया और दूसरा पीपल हु आर लिविंग इन इंडिया, जो लोग भारत में रह रहे हैं और जो लोग भारत के नागरिक हैं। यानी कि सभी प्रकार के लोगों को हम अधिकार प्रदान कर रहे हैं। नागरिकों के, भारत के नागरिकों को कुछ स्पेशल अधिकार दिए हुए, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो अभी हमें सबसे पहले ये जानना है कि मूल अधिकार किसके अगेंस्ट होते हैं, फंडामेंटल राइट किसके अगेंस्ट होते हैं। ठीक, अच्छा, इसके लिए हम क्या करते हैं, अभी प्रियम्बल पे आते हैं। तो प्रियम्बल में कहा है टू सिक्योर इट्स सिटीजन जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो टू सिक्योर इट्स सिटीजन यानी कि नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करना, ये किसका दायित्व है, ये दायित्व है राज्य का। तो सबसे पहले क्या डिफाइन किया गया, भाई राज्य का दायित्व है तो हमारे अधिकार जो हैं, हम अपने अधिकारों के लिए राज्य अगर हमें
प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस नहीं देता, प्रॉपर तरीके से हमारी चीजों को नहीं, हमें जो अधिकार है सुरक्षा में प्रॉपर तरीके से मुहैया नहीं कराता, तो हम राज्य के अगेंस्ट जा सकते हैं। ये अधिकारों के बारे में हम लोग आगे अभी बात करते हैं, इसका एक हम आपको अभी शॉर्टकट भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें राज्य के बारे में समझ लेना कि व्हाट इज स्टेट। तो आर्टिकल 12 में स्टेट बताया गया, राज्य। तो राज्य को समझो आप लोग। तो राज्य को क्या है, राज्य में सबसे पहले उन्होंने कहा भारत सरकार एवं संसद, है ना। अपने यहाँ पर जैसे पिछले सेशन में हम लोगों ने जब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने आपको बताया था कि हमारे संविधान में 3 तरीके की चीजें दी हुई, ठीक, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और तीसरा है जुडिशरी, ठीक। तो अभी पार्ट 12 में अगर हम बात करते हैं, तो पार्ट 12 में जब स्टेट की हम बात करते हैं, तो स्टेट में राज्य का जो फंक्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो फंक्शन है, वो लाई कहाँ करता है, एग्जीक्यूटिव में लाई करता है। तो एग्जीक्यूटिव में चूंकि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो यूनियन गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट में भी है। तो यूनियन गवर्नमेंट को हम बोलेंगे भारत की सरकार, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड पार्लियामेंट को भी कुछ पावर दी गई है ना, पार्लियामेंट को पावर लेजिस्लेशन की दी गई है। तो अगर लेजिस्लेशन कोई भी इस तरीके का नियम बनाता है जो कि अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट है, जो फंडामेंटल राइट पर अतिक्रमण करता है, फंडामेंटल राइट को हटाता है, तो वो भी उसके अंतर्गत आएगा, है ना, उसको भी हम लोग वाइड डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके लिए आगे हम लोगों को पावर दी गई है आर्टिकल 13 में। लेकिन अभी आप लोगों को स्टेट के बारे में समझना, तो स्टेट के बारे में जरा कंसंट्रेट होकर देखिए। उसमें ये दे रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट। तो ये तो यूनियन की फॉर्म हो गई। अब हम लोग स्टेट पे आए, तो स्टेट में क्या होगा, राज्य सरकार एवं विधान मंडल, राज्य सरकार एवं विधानमंडल, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेशन, है ना। जैसे उत्तर प्रदेश राज्य है तो उत्तर प्रदेश सरकार हुई, केंद्र सरकार होती है तो उसमें लिखते हैं भारत सरकार या केंद्र सरकार, ठीक। अच्छा, अब तीसरी चीज जो है वो है स्थानीय प्राधिकारी, लोकल गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी अपने यहाँ पर एक पार्ट प्ले करती है, नगर पालिका है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। अच्छा, और जो सबसे बड़ा इसमें जो पॉइंट है, चौथा पॉइंट, वो लिखा हुआ अदर्स दैट हैज नॉट बीन डिफाइंड। तो उन अदर्स पे सुप्रीम कोर्ट के कई व्यूज आए और इसमें ये डिटरमाइन किया गया कि ये राज्य है अथवा नहीं है, ठीक। तो उस पे हम लोग अभी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये बहुत ज्यादा आ चुका है कि क्या न्यायपालिका राज्य है, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या पार्ट दिया हुआ है, एग्जीक्यूटिव दिया हुआ है, लेजिस्लेशन दिया हुआ, जुडिशरी दी हुई है। तो क्या जुडिशरी स्टेट है, ये सवाल भी क्रिएट हुआ। अच्छा, दूसरी एक चीज और है, ये आगे चलने से पहले हम लोग ये भी ध्यान में रख लें कि फंडामेंटल राइट हमारे पास आए कहाँ से, हमने फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया। तो फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट अगर वैसे बेसिकली देखें, तो सबसे ज्यादा पार्ट हम लोगों ने लिया फंडामेंटल राइट यूएसए का, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उनके बारे में भी, उनसे भी हम लोगों ने कुछ प्रेरणा ली, और ब्रिटेन से भी लिया, रूल ऑफ लॉ जो प्रिंसिपल ऑफ डाइसी है, तो वो भी, उसको भी हम लोगों ने आर्टिकल 14 में समाहित किया, तो ब्रिटेन से भी लिया। फ्रांस की जो डिक्लेरेशन है उनको भी हम लोगों ने फंडामेंटल राइट में समाहित किया। तो इसमें ये जो चीजें हैं, अभी एक सवाल ये आ जाता है कि जो फंडामेंटल राइट यूएसए से लिए गए हैं, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो जिसके कुछ प्रावधान संविधान के मूल अधिकारों में डाले हुए हैं, तो मूल अधिकारों के अलावा ये प्रावधान कहाँ है, उनको कहाँ समाहित किया गया है, उनसे रिलेटेड वो जो कॉन्सेप्ट है, वो जो थ्योरी है, और कहाँ पे डाली गई, तो वो डाली गई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। सवाल ऐसे भी आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूएसए, है ना, ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट है, तो ये जो फंडामेंटल राइट में जो कॉन्सेप्ट नहीं
डाल पाए, जिसका कि फ्रेमिंग फंडामेंटल राइट के रूप में नहीं किया, उसको उन्होंने उठा के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाल दिया। तो दे फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव पॉलिसीज आर रिलेटेड टू ईच अदर। आगे अगली क्लास जो भी होगी तो उसमें आप लोगों के एग्जाम के बाद जब हम लोग पीसीएसजे के लिए तैयारी करेंगे तो उसमें, या मेंस के लिए, एपीओ मेंस के लिए तैयारी करेंगे तो उसमें रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इस पे सवाल आ जाता है। उस सवाल को हम लोग आपके साथ बैठ के डिस्कस कर लेंगे और उस पर कुछ नोट्स भी बता देंगे। ठीक, चलो। तो अब आर्टिकल 12 में एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये यहाँ पे है। आर्टिकल 12 में जो राज्य की परिभाषा दी हुई है, अभी राज्य की परिभाषा हम लोगों ने क्या पढ़ी थी? राज्य की परिभाषा में क्या आ जाता है? नंबर 1 पे क्या आता है? भारत सरकार और संसद। नंबर 2 पे क्या आता है? राज्य सरकार और विधानमंडल। नंबर 3 पे आता है स्थानीय प्राधिकारी और नंबर 4 पे आता है अदर्स। तो जो राज्य की परिभाषा दी हुई है, ये कहाँ एप्लीकेबल है? तो ये जो राज्य की परिभाषा है पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट में एप्लीकेबल है और पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में एप्लीकेबल है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में एप्लीकेबल। चलो, अब एक सवाल ये आया जो अभी हम लोग डिस्कस बात कर रहे थे कि वेदर जुडिशरी इज अ पार्ट ऑफ द स्टेट, वेदर जुडिशरी इज कॉल्ड स्टेट। क्या न्यायपालिका राज्य कहलाएगी? राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती है? तो AR अंतुले बनाम RS नाइक के मामले में ये डिसाइड किया गया कि न्यायपालिका राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती, लेकिन नरेश बनाम महाराष्ट्र के राज्य में उन्होंने कहा कि नहीं, न्यायपालिका राज्य के अंतर्गत आती है अगर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करती है तो। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, ये सवाल भी आता है। और ये इन दोनों सवालों में कंफ्यूजन ये है कि कभी कभी आता है कि क्या न्यायपालिका राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती है, ये किस मामले में निर्धारित किया गया? तो न्यायपालिका राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती है, ये निर्धारित किया गया नरेश बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में। और न्यायपालिका राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती है, ये निर्धारित किया गया AR अंतुले बनाम RS नाइक के मामले में। ठीक, अच्छा। अब एक सवाल ये था जो हमने अदर्स की बात करी, क्योंकि एनसीईआरटी की हम लोग बात कर लें तो एनसीईआरटी में बात ये हुई कि चंद्रमोहन खन्ना बनाम एनसीईआरटी, ये क्या हुआ? पार्ट 4 में आया, अदर्स में आ गया। तो चंद्रमोहन खन्ना बनाम एनसीईआरटी के मामले में क्या डिसाइड हुआ कि एनसीईआरटी राज्य है, तो एनसीईआरटी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता। अच्छा, ये कहा गया भारतीय जीवन बीमा निगम एक राज्य है, तो सुखदेव सिंह बनाम भगत राज्य में, भगत राम के मामले में AI 1975 के मामले में ये कहा गया कि भारतीय जीवन बीमा निगम राज्य है। ठीक, अच्छा। ये कहा गया इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट स्टडी इज नॉट ए स्टेट, ये किस केस में कहा गया? ये कहा गया टेक राज बनाम भारत संघ, AIR 1988। अच्छा, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड सोसाइटी एक राज्य है, ये किस मामले में कहा गया? ये कहा गया अजय हसिया बनाम खालिद मुजीब। ये कई बार सवाल आ चुका है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड सोसाइटी एक राज्य है या इसमें नहीं? अजय हसिया बनाम खालिद मुजीब के मामले में ये कहा गया कि सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है वो राज्य है, तो किन किन कंडीशंस के अंतर्गत उसको राज्य की माना गया, एक पैरामीटर डिफाइन किया गया अजय हसिया बनाम खालिद मुजीब के मामले में। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं जुडिशियल रिव्यू पे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू हैज बीन टेकन फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बेसिक बात है। अच्छा, मार्बरी बनाम मेडिसिन के मामले से जुडिशियल रिव्यू USA में ये कॉन्सेप्ट लिया गया और उसमें चीफ जस्टिस मार्शल ने जुडिशियल रिव्यू की थ्योरी को प्रोपाउंड किया था। ठीक है, और उस जुडिशियल रिव्यू को हमारे भारत में लिया गया आर्टिकल 13 में, भारतीय संविधान में। तो जुडिशियल रिव्यू क्या है? जुडिशियल रिव्यू इज पावर गिवन टू सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द statute or legislation which has been passed by the parliament, whether it is suitable with the fundamental right और whether it is infringing the fundamental right, क्या ये मूल अधिकारों का हनन कर रही है? ये इंटरप्रेटेट करके ये देखती है कि इसकी कोई सेक्शन, कोई भी चीज या कोई भी पार्ट
जो कि फंडामेंटल राइट को इंफ्रिंज कर रही है, मूल अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है, तो बाय वे ऑफ जुडिशियल रिव्यू उच्चतम न्यायालय उस अधिनियम को अविद्यमान घोषित कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट को पावर है। अपने संविधान में चेक एंड बैलेंस की थ्योरी को अडॉप्ट किया गया। कोई भी एक्ट बनेगा तो वो चेक हो जाएगा, कोई भी कंडीशंस होगी उसके ऊपर एक अथॉरिटी बैठी हुई है वो चेक करती है ना। तो इसलिए अगर आप बेसिकली अगर बात करें तो कोई कोई बिल, एक हम बिल को लेके चलते हैं, तो कोई बिल एक पास हुआ तो लोकसभा से पास हुआ, उस पर चर्चा हुई, लोकसभा ने बहुमत से उसे पास कर दिया, फिर वो राज्यसभा के पास जाएगा उसको डिस्कशन करने के लिए, उस पे ये चीज देखने के लिए कि ये कहीं समाज के लिए हानिकारक तो नहीं, राज्य के लिए, देश के लिए सही है अथवा नहीं है। फिर वो राज्यसभा उसको पारित करती है, जब राज्यसभा उसे पारित कर देती है तो प्रेसिडेंट के पास फिर वो असेंट के लिए जाता है, तो राष्ट्रपति उसको स्वीकार करता है मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार, ठीक। और जब उसे साइन कर देता है, असेंट दे देता है, तो वो एक एक्ट बन जाता है। अब उसके बाद भी पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू हैज बीन प्रोवाइडेड टू द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि पार्लियामेंट को पूरी पावर नहीं दी गई कि जैसे चाहे तैसे वो मन करे, राज बनाए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, हमारे फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की जो सोच थी वो बिल्कुल ठीक थी, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मेजोरिटी में आ गई, लोकसभा में मेजोरिटी में है, राज्यसभा में मेजोरिटी में है, राष्ट्रपति भी उनके मन का है, तो जो चाहेंगे वो कानून बना लेंगे, वो कानून लागू हो जाएगा। लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है, तो सुप्रीम कोर्ट हैज बीन गिवन द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू चेक एंड बैलेंस, टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक। अच्छा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सवाल क्या है कि जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट कहां से आया? तो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट आया यूएसए से, ठीक। और इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किसने किया, प्रोपाउंड किसने किया? इस कॉन्सेप्ट को चीफ जस्टिस मार्शल ने किया था, और किस केस में किया था? मारवरी वर्सेस मेडिसिन में, ठीक। अच्छा, अब उसके बाद समझिए व्हाट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स को हिंदी में बोलते हैं आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत क्या होता है? देखो, आप लोग की एक बात ये ध्यान में रखिए कि इंडियन पैनल कोड कब बना? 1860। यानी कि अधिकतर संविधान, अधिकतर जो भी रूल्स और जो एक्ट पारित हुए, मोस्टली वो भारत की आजादी से पहले अंग्रेजों के द्वारा बन गए, ठीक। हम लोगों ने आजादी किसके लिए प्राप्त करी? अपनी भारत की स्वतंत्रता के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए। भारत जब स्वतंत्र होगा, भारत आजाद होगा, तो उसमें रहने वाले नागरिक भी स्वतंत्र होंगे। तो हम लोगों को इन्हें क्या करना है? राज्य को क्या सिक्योर करना है? हम लोगों की स्वतंत्रता। तो कोई भी जो एक्ट बना हुआ है जो कि फंडामेंटल राइट को इंफ्रिंज कर रहा है, उसका वो पार्ट हटा देंगे, ठीक। उस पार्ट को अगर हम उसको हटा देते हैं, तो वो पूरे का पूरा एक्ट अगर ठीक हो जाता है, तो वो उसको हम लागू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसे बोलते हैं आच्छादन का सिद्धांत। तो ये दिस इज कॉल्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। और इसके रिलेटेड जो केस ला है वो ये है, भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, दुलारे लोध बनाम 3rd एडिशनल जज कानपुर, ठीक। अच्छा, अब एक सवाल और आया कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति संविधान का आधारभूत ढांचा है, ठीक। तो ये भी डिसाइड किया गया एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ और पश्चिम बंगाल प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स समिति AIR 2010। पश्चिम बंगाल राज्य बनाम पश्चिम बंगाल प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स समिति AIR 2010। तो 2010 में पश्चिम बंगाल राज्य बनाम पश्चिम बंगाल प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स समिति में के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि भाई पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या होती है? डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरिटी का मतलब ये हुआ पृथक्करण का सिद्धांत, मतलब हम उसको उसको हटा लेते हैं, ठीक। तो ये जो केस ला, इस पे डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी पे पृथक्करणीयता का जो सिद्धांत है, उसमें जो हमारा जो केस ला है वो ये रमेश सोपर बनाम मद्रास राज्य, AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य,
बम्बई राज बनाम बलसारा AI 1951, RMDC बनाम भारत संघ और किहोतो होल्हान बनाम जालीचू। अब आता है हम लोगों का ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, इस पे भी बन जाते हैं, व्हाट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ वेबर। डॉक्ट्राइन ऑफ वेबर का तात्पर्य ये हुआ कि आपको जो मूल अधिकार प्रदान किए गए, फंडामेंटल राइट्स जो आपको दिए गए हैं, हम उनको लेने से मना नहीं कर सकते। जो आपको मूल अधिकार प्रदत्त किए गए, आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं साहब ये जो मूल अधिकार दिए हुए हम इसे नहीं लेंगे। ठीक, जैसे आप ये नहीं कह सकते कि हमें राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 provides the right to life. Article 21 says that no person shall be deprived of his life or personal liberty except the procedure established by law. बिना प्रोसीजर जो established by law है, विधिक प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना किसी व्यक्ति को उसके जीने से, जीवन जीने के आधार से और उसकी जीवन जीने की सुगमता से आप उसे वंचित नहीं कर सकते। तो आप ये कहो कि नहीं साहब हम तो सुसाइड करने जा रहे हैं, हम आपने जो जीवन जीने का अधिकार दिया, वो जो सुगमता दी हुई है, हम उसको स्वीकार नहीं करते, आप ये नहीं कह सकते। ठीक, तो डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर है कि हम अपने राइट्स को वेव कर रहे हैं, हम अपने अधिकारों को नहीं ले रहे हैं, ये चीज है। तो इसके ऊपर केस लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है, वही केस लॉ ये है, देखिए बेहराम खुर्शीद बनाम बॉम्बे राज, और दूसरा केस लॉ है विश्वेश्वर नाथ बनाम इनकम टैक्स कमिश्नर। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट सीरीज बनेगी वो ये बनेगी कि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 से लेके, और जो इंपॉर्टेंट है जैसे आर्टिकल 14 पे है रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पे है, इस पे केस ना क्या आ रहे हैं, हम बनाने का प्रयास करेंगे। आप लोग अगर टाइम हो तो उसे आप लोग भी सर्च कर लीजिए, देख लीजिएगा, इस पे भी स्टडी करना है। प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पे जो केस लॉ बनते हैं वो क्या है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू पे जो केस लॉ है वो कौन से, ये तो अभी हम लोग आगे बता ही दिया था आपको। अच्छा, और दूसरी चीज पार्लियामेंट की जो जो पार्लियामेंट और फंडामेंटल राइट के अमेंडमेंट के बीच में जो केस लॉ इम्पोर्टेंट हैं वो भी आप लोगों के साथ एक बार डिस्कस करने हैं, तो नेक्स्ट सेशन में ये हम लोग डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू, गुड नाइट।